नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने अभी तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट में जो भी पढ़ा या आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी पढ़ा, उस सभी में हमने ये चीज देखा कि जो भी कार्यकर्ता थे या जो भी नेता थे वो कहीं ना कहीं गरम दल या नरम दल से जुड़े हुए थे या कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए लोग थे। चाहे अपन गरम दल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गरम मतलब बहुत उग्र दल था। बेसिकली उग्रता नहीं थी, लेकिन उनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं नरम दल से थोड़े से अलग थे। और जो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी का पार्ट है, जो मतलब भारत में जो क्रांतिकारी संगठन थे देश को आजाद कराने के लिए। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथियों, हमने पिछले क्लास में देखा है कि कैसे असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के बाद में असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के बाद में स्वराज को क्या कर लिया गया था जी, राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा मान लिया था। जैसे ही स्वराज दल का गठन हुआ, उसके बाद आगे चल करके हमने पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ। नेहरू रिपोर्ट पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 14 सूत्री मांग रखा था, जिसमें डायमेंशन पूरा किसका अलग हो गया था जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। और बाद में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था कि अब वो हिंदू और मुसलमानों को तो बांट ही चुके थे लगभग। अब वे एक प्रकार से कहना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट वर्ग था, ठीक है, उनको भी वो हिंदुओं से अलग मानने की मतलब मान रहे थे अंग्रेज। और उनको भी क्या करना चाह रहे थे, हिंदुओं से अलग मतलब उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। किनके लिए? दलित वर्ग के लिए। तो जिसको हमने पूना पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है। क्रांतिकारी मतलब देखिए, जो कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए जो नेता थे वो किसी भी प्रकार के हिंसा को पूर्ण रूप से हिंसा को समर्थन नहीं करते थे जी, चाहे वो नरम दल रहे चाहे गरम दल रहे। बस नरम दल जो था वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहे थे कि इनके साथ चल करके हम देश को आजाद कराएंगे। जो गरम दल था कहीं ना कहीं उनके रूल्स को थोड़ा कहीं ना कहीं वो वायलेट करते थे, मतलब उनको साइड दरकिनार कर देते थे, उनके नियम को विरोध करते थे उनका। लेकिन जो क्रांतिकारी संगठन था साथियों, उनका एक ही मानना था कि हम कांग्रेस में या किसी अन्य पार्टी में शामिल होकर के हम देश को आजाद नहीं कराएंगे। हम अंग्रेजों को यहां से अपने बंदूक की नोक पर क्या करेंगे जी, आजाद कराएंगे। भारत में बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए साथियों, जिन्होंने अपने देश के आजादी में अपनी बहुत ही महती भूमिका निभाई है। उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमारे, जब तक हम उनके क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारा आधुनिक भारत का इतिहास पूरा नहीं होता है। उनको पढ़े बिना मतलब उनको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास है पूर्ण रूप से भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पे क्या रहेगा, समर्पित रहेगा। जिनका यह मानना था कि हम अंग्रेजों को यहां से जूता मार के भगाएंगे, चाहे वो बंदूक की नोक पे भगे यहां से, चाहे बम गोले की नोक पर, मतलब उनको हम भगाएंगे। और भारत में बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आजादी में अपना बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। जैसे एक क्रांतिकारी थे, मैं आपको उनका बेसिक जो परिचय है बताना चाहूंगा। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जब फांसी हुआ था तो उनका उम्र जो था 16 वर्ष था। कितना उम्र था जी? 16 वर्ष। आप अंदाजा लगाइए, आपके आस पड़ोस में जो 16 वर्ष के बच्चे हैं उनकी आज की स्थिति को देख लीजिए। और वो एक था खुदीराम बोस, जो कि 16 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे लटक गया था। मतलब आप सोचिए, उस समय देश को आजाद कराने के लिए, या बोलना चाहिए भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद किस चरम पर था कि एक 16 साल का बच्चा हंसते हंसते फांसी पे झूल गया था देश को आजाद कराने के लिए। और आज के 16 साल के बच्चे को अगर देखें तो उनकी बस एक ही डिमांड है कि मैं इस KTM लूंगा, तो ये बाइक लूंगा, वो बाइक लूंगा, मैं ये करूंगा, ये घड़ी लूंगा, ये मोबाइल लूंगा। तो अब के जो युवा पीढ़ी है जनरली उपभोगवादी हो गए हैं, सिर्फ उपभोग कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था जी। लोगों के मन में इतना ज्यादा अंग्रेजों के प्रति द्वेष भर चुका था, लोग इतने त्रस्त हो चुके थे अंग्रेजी कुशासन सरकार से कि मतलब एक 16 साल का युवा भी किसमें फांसी पे लटक गया था। साथियों, आइए आज हम इसी कड़ी में आगे हम लोग स्लाइड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आजाद हिंद फौज। क्या है हमारा पहला टॉपिक साथियों? आजाद हिंद फौज, INA, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। जैसे ही हमारे दिमाग हमारा शब्द जैसे ही बाहर आया आजाद हिंद फौज, हमारे माइंड में एक ही चेहरा छपा, वो चेहरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उनकी जो सोच थी बहुत अलग लेवल की थी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जैसे सामान्य मान लो कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो गया तो पड़ोसी से हो गया, तो आप ये क्या सोचोगे कि अरे ये मैं पड़ोसी से लड़ाई हो गया है तो बगल वाले को मैं बोल देता हूँ भाई इसको समझा दे। सामान्य बात तो यही होता है भाई कि ये बगल वाले को बोल दे यार उसको थोड़ा समझा दे, शांत रहे। एक सोच ऐसा होता है, रुक मैं अभी एसपी को फोन लगा रहा हूं, तेरे को मैं जेल भिजवाऊंगा। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सोच जो थी बहुत ऊपर लेवल तक थी। मतलब उनको नेताजी, इसीलिए भाई आज तक किसी भारतीय क्रांतिकारी या भारतीय नेता को कभी नेताजी कहा गया है क्या? लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी कहा जाता है। साथियों इनका जो बेसिक थोड़ा बहुत जीवन परिचय के बारे में अपन जानेंगे क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेताजी का जो है जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था और नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस 1920 में जो है आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, इंडियन सिविल सर्वेंट की। उन्होंने परीक्षा को क्या कर दिया था उन्होंने बाद में जो है इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद वो 1923-24 में कांग्रेस से जो है कलकत्ता में महापौर चुने गए थे। कहां से जी? कलकत्ता से। उसके बाद जो है 1938 में जो है वो हरिपुरा गुजरात में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। हरिपुरा जो है गुजरात में है और वो कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पे चुनाव में चुन लिए जाते हैं। उसके बाद ठीक जो है 1939 में जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, जो चुनाव हुआ था त्रिपुरी में, तो त्रिपुरी चुनाव में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं चुनाव में, फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी थे जिनको उन्होंने हराया था उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम था जी? पट्टाभी सीतारामैया। जो पट्टाभ थे वो बेसिकली महात्मा गांधी जी के बहुत खास थे। तो जब पट्टाभ को जब हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जब हराया तो गांधी जी के मतलब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि पट्टाभ की जो हार है वो मेरी व्यक्तिगत हार है। मतलब गांधी जी ने इस पट्टाभ की हार को उन्होंने व्यक्तिगत रूप पे ले लिया, मतलब मैं हार गया, उन्होंने ये बोल दिया था। क्योंकि अब गांधी जी उस समय के लीजेंड पर्सन थे जी, सभी नेता उनका बहुत सम्मान करते थे। तो ये बात जो है नेताजी के मन में थोड़ा सा चुभ गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के ठीक बाद जो है पूरी तरीके से कांग्रेस से क्या दे दिए जी? इस्तीफा दे दिए और कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिए। और उसके बाद जो है उन्होंने जो नया कमांड जो संभाला और उन्होंने देखिए चूंकि कालखंड जो था 1939 से 1945 के बीच का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। कौन से विश्व युद्ध का जी? द्वितीय विश्व युद्ध का। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कुछ धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र कहा जाता है। तो जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। इस समय वैश्विक स्तर पे उच्च तत्कालीन परिस्थिति है 1938-39 में ये तीनों देश जो हैं अपने बहुत ही मजबूत पोजीशन पे थे। इनको विश्व का धुरी राष्ट्र कहा जाता था। मतलब ये तीनों देश अपने आप में बहुत बड़े लेवल थे, बहुत पावरफुल देश थे, जर्मनी, जापान और इटली। तो गांधी जी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी जो यहाँ की राजनीति को देखे तो उनका दिमाग जो है कहीं ना कहीं मतलब विचलित हो गया। बोले कि अब मेरे को मतलब उनका टारगेट था देश को आजाद कराना, बस उसने क्या किया अपना रास्ता चेंज कर लिया। बोले कि मैं कांग्रेस में रह करके देश को आजाद नहीं करा पाऊंगा। वो यहां से क्या किए 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के बाद निकले और उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और वो अपना भेष बदल करके जो है यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल होते हुए निकल गए सीधा कहां? जर्मनी। ऐसा कहा जाता है, कुछ किताबों में मिलता है उस समय 1945 के दौर में जो है एडोल्फ हिटलर जो तानाशाह थे वो बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे और बहुत पावरफुल थे उस समय। ऐसा कई किताबों में देखने को मिलता है कि एडोल्फ हिटलर जो है एडोल्फ हिटलर से मिलने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे मिलने। तो पहले तो उसने भगा दिया था नेताजी को, लेकिन नेताजी ने रिक्वेस्ट करके जब दूसरी बार उनसे मिले थे तो एडोल्फ हिटलर नेताजी का दीवाना हो गया था भाई। मतलब नेताजी के पास बहुत शार्प माइंड था भाई, आईसीएस थे, छोटे मोटे नहीं थे। उस समय आईसीएस निकाला व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि से बहुत तेज है, तभी वो आईसीएस निकाला है। और जब वो यहां से निकल गए उसके बाद फिर वो है मतलब उनका जो उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र है जर्मनी, जापान और इटली, मैं इनसे सहयोग लूंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे कहा था कि मैं बगल वाले पड़ोसी नहीं बोलूंगा रुक मैं एसपी फोन लगा रहा हूं तेरे को यहां से उठवा दूंगा, मैं जेल भिजवा दूंगा।
तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी जो सोच थी बहुत दूरदर्शी थी, बहुत दूर का सोचते थे वो। तो वहां से जाकर के उन्होंने क्या किया जी, मतलब उनका उद्देश्य सीधा सीधा था, धुरी राष्ट्र का मैं सहयोग लूंगा और इन अंग्रेजों के ऊपर वो धुरी राष्ट्रों की मैं क्या करवा दूंगी जी, चढ़ाई करवा दूंगा और इनको मैं देश से खदेड़ दूंगा। हुआ भी ऐसा ही कुछ। आइए हम लोग आगे में उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब उनका जापान में क्या होता है, आजाद हिंद फौज का जो है गठन होता है। आजाद हिंद फौज के गठन करता जो बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, उनके गठन करता थे सोहन सिंह भाखना। बाद में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उसके प्रधान सेनापति बन जाते हैं। किसके? आपके INA, इंडियन नेशनल आर्मी के। जब वो जापानियों का पूर्ण समर्थन मिलता है और जापानियों के समर्थन से जो है वे अंडमान निकोबार को क्या करते हैं जी, आजाद करा लेते हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापान की सेना उनका पूरा सपोर्ट करती है। साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संसद में कहा था, भरी लोकसभा में कहा था कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आजाद हिंद फौज की जो सेना थी, आजाद हिंद फौज की सेना को पूर्ण रूप से जापान की सेना और मतलब जो आजाद हिंद फौज के जो जवान थे, अंडमान का जो नाम रखा गया था शहीद द्वीप रखा गया था और निकोबार का जो नाम रखा गया था स्वराज द्वीप रखा गया था। मतलब कहीं ना कहीं पूरे अंडमान निकोबार में आजाद हिंद सेना ने क्या कर लिया था जी, सरकार बना लिया था। और आजाद हिंद सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इनकी दूरदर्शिता देखिए, इनकी सोच को देख लीजिए। वे मतलब 1939-45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो पावरफुल कंट्री थे उनके सहयोग से जो है अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना चाहते थे। और अंग्रेजों की भी चाल को देखिए। 1941 में जो अंग्रेजी गुप्तचर थे, मतलब उनकी भी तो टीम थी ना भाई, यूरोपियों की, तो जो अंग्रेजी गुप्तचर थे, अंग्रेजी गुप्तचर के माध्यम से जो है अंग्रेज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराना चाहते थे। ये आपको बुक वगैरह में भी मिल जाएगा या आप कोई भी ऑनलाइन साइट वगैरह पढ़ाई कर देखते होंगे तो वहां से भी मिल जाएगा ये डिटेल पूरा। उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। क्योंकि नेताजी का जो ओपिनियन था वो कांग्रेस तो छोड़ ही चुके थे, अब वो भारतीय राजनीति के ऊपर उनको भरोसा उड़ गया था। मतलब कहीं ना कहीं पूरा साइड कर चुके थे वो भारतीय पॉलिटिक्स से, वो अपने आप को किनारा कर लिए थे। अब उनका जो दिमाग चल रहा था कि मैं वर्ल्ड लेवल पे जो है इनके ऊपर अटैक करवाऊंगा, मतलब बड़े देशों के समर्थन से इनको मैं यहां से खदेड़ूंगा। परिणाम हुआ भी, जापान तक हमारी अंडमान निकोबार की जो जापान की जो सेना है अंडमान निकोबार तक पहुंच गई थी और अंग्रेज वहां पे पीछे हटना पड़ा उनको, कोहिमा तक पहुंच गई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है सोच बहुत दूरदर्शी था जी, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। ये चीज स्वयं नरेंद्र मोदी ने अपनी संसद में कहा था। और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जो राजनेता थे, कांग्रेस के कुछ राजनेता, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिढ़ भी था। अब स्वाभाविक सी बात है जी, एक लोग देश में रह करके जो है अब आपस में ही कूटनीति रणनीति, कहीं नरम दल गरम दल फुट हो जा रहा था तो कुछ हो जा रहा था, कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में मतभेद था। लेकिन जो है अगर कोई नेता यहां से निकल के वैश्विक लेवल पर पॉलिटिक्स करके अगर अंग्रेजों को निकालने के लिए अगर कोई सोचा था तो देश में एकमात्र नेता था जी, सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग नेताजी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो पॉलिटिक्स थे, भारतीय जो राजनेता थे, थोड़ा सा इनसे भी कहीं ना कहीं मन में रहा होगा जी थोड़ा बहुत खटपट। अब अंग्रेजों की तो हालत खराब थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे शाह में हुए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान जो था, इटली था, तो ये लोग मजबूत देश थे ना जी। जर्मनी था, अब जर्मनी एडोल्फ हिटलर, उसको देख करके पूरा विश्व कांपता था, वो अकेला तानाशाह था। तो अंग्रेज भी क्या थे जी, शाह में थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के तो प्रबल विरोधी थे ही, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स इंडिया में रहकर नहीं, 1939 के बाद इनकी जो राजनीति रही जो थी वर्ल्ड लेवल पे थी। साथियों, आइए आज इसी कड़ी में जो है अपन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए जो उनका जो योगदान है उसके बारे में अपन कुछ स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। कहां पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। और इनके जो राजनैतिक गुरु जो थे वो थे CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था।
क्या नाम से जाना जाता था जी? देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 की रात घर पर पहरा देती हुई पुलिस को जो है चकमा देकर रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। बेसिकली ये पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान होते हुए, मतलब सड़क मार्ग से ये फरार हुए थे भारत से। ठीक है, लास्ट में कहां पहुंचते हैं? जापान पहुंच जाते हैं। देखिएगा, वे धुरी राष्ट्रों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहायता लेना चाहते थे। धुरी राष्ट्र के बारे में बताया, जो धुरी राष्ट्र थे वो थे, पहला नंबर पे था जापान, जर्मनी और एक था इटली। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। ये तीनों देश बहुत पावरफुल देश उस समय माने जाते थे। जापान अपने आप में उस समय बहुत पावरफुल था। यहां पे जब हिरोशिमा नागासाकी का जो अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया, उसके बाद जापान जो है लड़खड़ा गया था। खैर, टेक्नोलॉजी में आज भी बड़े बड़े देश को क्या देता है जी? चुनौती देता है। देखिएगा, अब जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था जी। देखिएगा, जापानियों द्वारा कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1942 में किया गया था। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर पहुंचे तब रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग से सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में त्यागपत्र दे दिया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। देखिएगा, 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन की घोषणा की थी। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है सिंगापुर में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार और आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। सोच रहे हैं इनका महत्व देखिए, इनका वो देखिए, माइंड डायमेंसिटी को देखिए। इन्होंने जो है सरकार बनाने और इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर के हिंदुस्तान जाने की घोषणा की थी। साथियों ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी में इंडियंस तो थे ही, जापानी भी थे और जापान से उनको पूरा समर्थन था इसको इंडियन नेशनल आर्मी को। और वो इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से चढ़ाई करना चाह रहे थे। किसके ऊपर? यहाँ जो अंग्रेज जो बैठे हुए थे इंडिया में, उनके ऊपर। और उन्होंने इसी समय जो है अपना फेमस नारा दिया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो है नारा इसी समय दिया था। धुरी राष्ट्रों ने आईएनए की अस्थायी सरकार सिंगापुर को मान्यता दी थी। धुरी राष्ट्र मतलब जापान, जर्मनी और इटली ने क्या कर दिया था जी? इस जो है सरकार को, जो है आजाद हिंद फौज की जो सरकार थी, उसको मान्यता दे दी थी। और जापान से उसे अंडमान और निकोबार सौंपा गया। मतलब अंडमान और निकोबार जो है इनके पक्ष में आ गया था। अब देखिएगा, अंडमान जो था द्वीप था, अंडमान को शहीद अंडमान को क्या द्वीप का नाम दिया गया जी? अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज का नाम दिया गया था उस समय ना। ये आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। अभी 2 साल पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उस समय मोदी जी ने जो है अंडमान और निकोबार में शहीद और स्वराज नाम के 2 द्वीप बनाए हैं। 2 द्वीप का नाम जो है अंडमान का मतलब वो जो द्वीप है वहां पे, उसका शहीद और स्वराज नाम रखा है। और वहां पर इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए जो कुछ बड़े सैनिक थे, उनके नाम पर भी कुछ की जो वहां पे चोटियां हैं, उनका भी नामकरण इनके नाम पे किया गया है। देखिएगा, आईएनए की 3 इकाइयों ने जापानी फौज के साथ वर्मा को जीतकर कोहिमा पर कब्जा कर लिया। मतलब सोचिए, ये कोहिमा, म्यांमार, वर्मा तक पहुंच चुके थे। इनकी सेना अब अंडमान निकोबार से जो है चढ़ती हुई, ये अंडमान निकोबार वाला एरिया है। अब यहां से चढ़ती हुई, सोचिएगा इधर से चढ़ते हुए ये लोग कहां तक पहुंच गए थे जी? कोहिमा तक पहुंच गए थे, कब्जा कर लिया। मगर जापानी अपर्याप्त सहायता के अभाव में उन्हें पीछे हटना पड़ गया। क्या था, जापान जो थे बहुत दूर से यहां तक आए थे। जापान हमारे भारत से नजदीक नहीं है, बहुत दूर है। तो संसाधनों की अभाव के कारण जो है जापान की सेना को यहां पे पीछे हटना पड़ गया था। ये पॉइंट जो है प्लस बन गया किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय
हवाई दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। साथियों, ये जो चीज है आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। 1945 से 2024 आ गया, 25 आ गया सॉरी, लेकिन आज तक जो है इनके मृत्यु के बारे में मतलब पूर्ण रूप से साक्ष्य जो है नहीं मिल पाए। ऐसा बोला जाता है कि रूस में जो है इनको कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया गया था। कई किताबों में ऐसा भी मिलता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो रूस में रह गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी भी की थी, लेकिन जो है नेताजी के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि अंत समय में वो गए कहां। लेकिन उन्होंने जो है एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के आजादी के लिए एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा साहस दिखाया था जो भारत से एक भी व्यक्ति जो है आज तक इस तरीके का साहस या ऐसा पराक्रम नहीं दिखा पाया। आप सोचिए, जापान की सेना को वो भारत में लाके खड़ा कर दिए थे। जापान जब वो धुरी राष्ट्र हुआ करता था, बहुत पावरफुल देश होता था जी जापान, वहां की सेना को जो है अंडमान निकोबार में लाके खड़ा कर दिया और अंडमान निकोबार जो है इनके कंट्रोल में आ गया। मतलब आजाद हिंद फौज की सरकार बन गई और वो सरकार के प्रधान सेनापति थे, मतलब वो प्रधानमंत्री थे जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कहना चाहिए उनको। तो ये जो है अचानक से रहस्यमय ढंग से लापता हुए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि क्या, चूंकि अंग्रेज जो थे उनका तो हालत खराब था इनको देख करके, क्योंकि जापान की सेना अगर इंडिया के बॉर्डर पे आ गई है तब अंग्रेज क्या हो गए थे जी, कांपना चालू कर दिए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बहुत मजबूत पोजीशन पे था। तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया फाइनली इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1941 के आसपास भी अंग्रेज जो गुप्तचर थे उनको कहीं ना कहीं एक आध बार जान से मारने की कोशिश कर चुके थे, क्योंकि नेताजी का जो पॉलिसी जो चल रहा था वो अंग्रेज कांप गए थे उससे। तो अंग्रेज तो इनके पूरे विरोधी ही हो चुके थे। तो इनका जो फाइनली जो जिस तरीके से गायब हुए उसके बारे में आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। कई बार बोलते हैं रूस नजर बंद करा दिया, कई बोलते हैं जो प्लेन हादसे में एक्सपायर कर गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस भी लगाया गया था कि भाई इनके डेथ से संबंधित जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन न्यायालय ने भी इनके डेथ से संबंधित कोई भी चीजों को क्या किया था जी, सार्वजनिक नहीं किया था। देखिएगा, आजाद हिंद फौज और के अफसर और सैनिक सभी गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिशर्स जो थे इनको क्या किया जी, सभी जो सैनिक वगैरह थे उनके, जो कि कोहिमा वर्मा क्षेत्र में रुके थे, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, पूरे को अरेस्ट कर लिया था। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज की जो महिला सैन्य टुकड़ी थी उसको झांसी रानी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था, रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आजाद हिंद फौज की महिला टुकड़ी भी थी, ठीक है, ये आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। साथियों अब जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे या अधिकारी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके ऊपर मुकदमा चला, और इस मुकदमे की पैरवी करने वाले जो वकील थे उनका नाम था भूला भाई देसाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक या वो पकड़ाए थे उनकी पैरवी किनके द्वारा की गई थी, तो उनकी पैरवी जो है ध्यान रखिएगा भूला भाई देसाई ये मेन थे, मुख्य वकील जो थे यही थे। उसके अलावा इन्होंने भी क्या किया था जी, इनके सपोर्ट में जो है वकालत किया था, मेन थे भूला भाई देसाई। इनको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब आईएनए के जो 3 अफसर थे, एक का नाम था शहनवाज, एक का ढिल्लन और एक शहगल, प्रेम शहगल नाम है इनका, और इनका नाम था गुरनवाज। इनका नाम था, यहां पे थोड़ा सा कट लगाना बॉस, मैं इसको फिर से बता रहा हूं ना, मैं इसको फिर से बता रहा हूं, किसको, आजाद हिंद फौज को। साथियों जो आजाद हिंद फौज के जो अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था उसमें मुख्यतः 3 अधिकारी थे, एक था शहनवाज हुसैन, एक था ढिल्लन और एक थे प्रेम शहगल। इन तीनों के ऊपर जो है लाल किला में ट्रायल चला, और इस ट्रायल पे साथियों ध्यान रखिएगा उनकी पैरवी, जो मुख्य पैरवी के नेतृत्व करता थे भूला भाई देसाई, यही मुख्य वकील थे उनके। उनका सहयोग जो है इन दोनों ने भी किया था, लेकिन उनकी पैरवी ध्यान रखिएगा भूला भाई देसाई जो थे वो मुख्य वकील थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की जो सेना या सैन्य अधिकारी जो पकड़ाए थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने क्या है केस चलाया था, तो उसका जो मुख्य जो नेतृत्व कर रहे थे वो भूला भाई देसाई थे।
साथियों अब अपन जो है क्रांतिकारी जो गतिविधियां भारत में चल रही थी इसके 3 चरण हैं। हम तीनों चरण को जो है एक एक करके देखेंगे। पहला चरण जो है 1897 का है, जब चाफेकर बंधुओं के द्वारा रैंड एंड आयस्ट 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। आइए देखते हैं। देखिएगा 1857 में चाफेकर बंधुओं द्वारा पूना में कुख्यात अधिकारी रैंड एवं आयस्ट की जो है हत्या की थी। किसने? ये चाफेकर बंधु थे जिन्होंने रैंड और आयस्ट नामक 2 जो कुटिल अधिकारी थे अंग्रेज, उनकी हत्या की थी। उसके बाद 1902 में साथियों अनुशीलन समिति का जो है गठन किया गया था। और जो ये अनुशीलन समिति था इसका गठन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था। ये एक गुप्त समिति थी और गुप्त समिति का जो है उद्देश्य ये रहता था कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था ये कि किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करना है जी, संचालित करना है या आगे बढ़ाना है, और उस पर क्या करना है, कितना चंदा लगना है, क्या कैसे लगना है, मतलब तमाम चीजें अंग्रेज विरोधी कार्यक्रम के लिए जो एक प्लेटफॉर्म था, एक मंच था, एक प्रकार से क्या था जी, वो अनुशीलन समिति था। और ये एक समिति एक प्रकार से जो है पूरा चंदा करती थी, कैसे कैसे लड़ना है, किसको मारना है, किसको निपटा देना है। तो ये पूरा जो है एक टीम था अनुशीलन समिति। बारिंद्र कुमार घोष जो थे इसके नेतृत्व करता थे। शुरुआत में इस समिति का गठन पी मित्रा के द्वारा किया था। देखिएगा महत्वपूर्ण गुप्त समिति थी। मेन कर्ता धर्ता इसके बारिंद्र कुमार घोष थे और शुरुआत में इसका जो गठन जो किया था प्रमोद कुमार मित्र के द्वारा किया गया था। प्रमोद मित्रा है एक्चुअल में, मित्रा के द्वारा। ये अरविंद घोष, हाँ अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और महाराष्ट्र में भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे इसके सदस्य थे। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1907 का जो अपना नरम गरम दल फुट होगा उसके बाद अरविंद घोष जो है पूरी राजनीति से क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। चूंकि हमने जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है हमने बीच में नहीं पढ़ा था। मेरा टास्क क्लियर था कि मैं इसको जो है अलग से सेपरेट इसको अलग से मैं बताऊंगा, क्योंकि बीच बीच में अगर पढ़ाता तो क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के आपके मन में एक कंफ्यूजन होता है, डेट कंफ्यूजन होता, कोई समिति के नेतृत्व करता कौन थे, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं इसको सेपरेट पढ़ा रहा हूं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1902, मतलब बंगाल विभाजन के पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 1907 के बाद से ये जो है पूरा साइड हो जाते हैं। कौन? अरविंद कुमार घोष। अभी लेकिन सक्रिय हैं। उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र में गहन मित्र मेला भी एक समिति बना था। देखिएगा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई। अभिनव भारत के संस्थापक जो थे वीडी सावरकर थे। ठीक है, वीडी सावरकर को नासिक के जैक्सन कांड मामले में जो है काला पानी का सजा दिया गया था। साथियों ध्यान रखिएगा जो काला पानी है वहां पे वीडी सावरकर जो है जिस जेल में बंद थे उस जगह को आज भी संरक्षित करके रखा गया है। आप कभी जाएंगे वहां पे घूमने अंडमान निकोबार क्षेत्र में तो वहां पर अभी भी आपको ये वाला जो जेल है सेलुलर जेल जिसको बोला जाता था, तो वहां पर भी ये आज उनका जो कमरा है उसको एक तरीके से संरक्षित जगह घोषित कर दिया गया है। वहां जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा जगह होता था और उसी कोठरी में जो है वीडी सावरकर को क्या किया था जी, रखा गया था। सेलुलर जेल जो है समुद्र के बीच में है, ना तो कोई कैदी वहां से भाग सकता था ना तो निकल सकता था। साथियों देखिएगा आगे वीडी सावरकर, ध्यान रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण है ना। ये अनुशीलन समिति वगैरह बहुत आईएमपी है, इसके बारे में पूछा जाता है। देखिएगा अब ये इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये भारत के बाहर में किया गया था। इसको लंदन में ये स्थापित हुआ था और इसके स्थापना करता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भी जो है क्रांतिकारी संगठन ही था साथियों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने, ध्यान रखिएगा कौन कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के अप्रिय जज किंग्सफोर्ड पर आक्रमण किया था। किस पर किया था जी? किंग्सफोर्ड पर। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है ये जो खुदीराम बोस है वो किसकी हत्या पर शामिल थे, तो जो जज थे किंग्सफोर्ड उनके ऊपर बम फेंका था इन्होंने। खुदीराम को फांसी हुई और ये सबसे कम उम्र के शहीद थे। इनका उम्र जो था जी कितना था? 16 वर्ष था जब इनको फांसी दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा 1912 में दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। देखिएगा दिल्ली षड्यंत्र केस ने रास बिहारी बोस जो थे
रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर क्या कर दिया था जी, बम फेंक दिया था। देखिएगा, रास बिहारी घोष अलग हैं और रास बिहारी बोस अलग हैं। रास बिहारी घोष जो है नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, 1907 में वो अध्यक्ष बने थे। और ये रास बिहारी बोस हैं, ये एक उग्रवादी क्रांतिकारी नेता थे, ध्यान रखिएगा इसको। देखिएगा, अनंत कन्हारे, नासिक में जैक्सन हत्याकांड, मतलब देखिएगा ये जो अनंत कन्हारे जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने नासिक में जो है जैक्सन की हत्या की थी। और इस हत्या में जो है नाम जो है सावरकर का भी आ गया था। और वीर सावरकर का, आप देखिएगा संसद में मुद्दा चलते रहता है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जो थे वो नासिक के जैक्सन हत्याकांड के मामले में इनको काला पानी का सजा दिया गया था। इनको काला पानी या सेलुलर जेल में रखा गया था। साथियों, आइए अपन द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं। देखिएगा, लाला हरदयाल ने क्या किया था जी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में उत्तरी अमेरिका में किया था। मतलब कुछ विदेशों में भी क्या हो रहा था जी, मतलब अंग्रेज विरोधी जो है संगठन तैयार हो रहे थे, जिसमें एक नाम आता है लाला हरदयाल, जिसने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। साथियों, गदर पार्टी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं गदर पार्टी। साथियों, 1913 में लाला हरदयाल व उसके साथियों ने जो है सैन फ्रांसिस्को, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, वहां पर इसकी स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ना। इसके संस्थापक और अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक सदस्य थे। और अन्य नेता भाई परमानंद, रहमत अली, बरकतुल्लाह आदि इसमें व्यक्ति शामिल थे। और इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। गदर नामक समाचार पत्र। साथियों ध्यान रखिएगा, इस समाचार पत्र का जो पहला अंक आया था, क्या आया था? पहला अंक वो किस भाषा में आया था? ये तक पूछ चुका है परीक्षा में। वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। मतलब गदर पत्रिका का जो पहला अंक था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। देखिएगा, 1914 मास्टर अमीरचंद ने हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। अमीरचंद कब? 1914 में। अब देखिएगा, 1914 की एक और घटना है, कामागाटा मारू। देखिएगा, कामागाटा मारू बेसिकली एक जापानी जहाज था। ये जापानी जहाज जो है कनाडा के बंदरगाह पर इसको रुकना था, लेकिन कनाडा में जो है वहां पे इसको रुकने की अनुमति नहीं दी गई। तो उस जहाज पे सवार बहुत सारे लोग विद्रोह कर दिए थे। तो इस घटना को कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। इसके जो इस घटना में जो मुख्य जो नाम आता है वो थे गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह एक सरदार जी थे। इन्होंने वहां पर पुरजोर का है विरोध कर दिया था कनाडा में। वैंकावूर कनाडा बंदरगाह पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो कामागाटा मारू का संबंध जो है कनाडा से है। ये एक भारतीय पानी जहाज था जिसको उतरने नहीं दिया गया था। देखिएगा, जर्मनी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम अस्थाई सरकार महेंद्र प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। समझ गए जी? मतलब जर्मनी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम, काबुल कहां पर है आज वर्तमान में? काबुल आज वर्तमान में है अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगान में। चूंकि भाई उस समय तक तो पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान एक ही हुआ करता था ना जी। तो बरकतुल्लाह जो थे, काबुल में जो जर्मनी की सहयोग से महेंद्र प्रताप ने जो है यहां पर अपनी एक अस्थाई सरकार बनाई थी। और बरकतुल्लाह जो थे वहां के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। देखिएगा, बाघा जतीन दास बालाशोर में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जी, ये पूछा जा चुका है। ये जो जतीन थे उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी जी? बालाशोर में हुई थी। बालासोर कहां पर है? बालासोर है राजस्थान में। आइए तृतीय चरण देखते हैं। देखिएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना की थी किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने। बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद, मतलब इन तीन चार लोग जो थे शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे वो मुख्य कर्ता धर्ता थे इसके, और इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद काकोरी कांड, साथियों ध्यान रखिएगा, काकोरी जो है उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जो लखनऊ से सहारनपुर रेल मार्ग के बीच में पड़ता है। वहां पर जो है अंग्रेजों का जो है कुछ सामान जो है जा रहा था, कुछ महंगे सामान थे, तो काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट जो है ट्रेन को जो है रोक करके इनके द्वारा लूट लिया गया था। ये देखते हैं कौन कौन शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस जो था 1925 में हुआ था। इसमें ट्रेन डकैती हुई थी। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही पूरे जो थे सदस्य थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन लाल थे, और एक नाम और था इसमें, राजेंद्र लाहाड़ी। कौन थे जी? राजेंद्र लाहाड़ी। इसमें एक नाम, इसमें 4 लोग शामिल थे इस केस में। किसमें? काकोरी षड्यंत्र केस में। देखिएगा साथियों, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, और नौजवान भारत सभा के संस्थापक जो मुख्य थे वो थे भगत सिंह, बाकी जो छबीलाल दास और यशपाल इनके सहयोगी थे। ये पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की एक सभा थी ये। आगे देखिएगा, 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो थे शामिल थे। साथियों आगे देखिएगा, 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, यहां पे थोड़ा सा कट कर लीजिएगा भाई। साथियों यहां देखिएगा, 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जो थे लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिए थे। मतलब तीनों मिलकर के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु तीनों मिलकर के सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स का नाम याद आ रहा है जी कहीं से? आपको ध्यान होगा, जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था तो इस कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ। लाहौर में भी इसका विरोध चल रहा था, और उसके विरोधकर्ता कौन थे जी? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो है इसी सैंडर्स के डंडे के प्रहार के कारण जो है शहीद हो गए थे, और जो है उसका बदला जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा जो है इस बदला को लिया और इस सैंडर्स की जो है हत्या कर दी थी इनके द्वारा। देखिएगा, 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय सभा में बम फेंका। जतिन दास ने आमरण अनशन कर दिया था। देखिएगा, इसको जतिन दास को जो है जेल हो जाता है, ये जेल में आमरण अनशन करता है, और 63 दिन के आमरण अनशन के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जतिन दास, किसकी मृत्यु जेल में आमरण अनशन के कारण हुई थी? तो वो है जतिन दास की मृत्यु जो है आमरण अनशन के कारण हुई थी। साथियों अगला देखिएगा, 1930 में चिटगांव शस्त्रागार में लूट। चिटगांव जो है आज वर्तमान बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के जो शस्त्रागार में लूट की घटना को जो अंजाम देने वाले क्रांतिकारी थे, उनका नाम था सूर्य सेन। इनको मास्टर दा के नाम से भी बुलाया जाता था। इन्होंने जो है वहां के शस्त्रागार में क्या किया था जी? पूरा लूटपाट कर लिया था। अंग्रेजों का शस्त्रागार था, बहुत सारे शस्त्र रखे थे जिसको मास्टर दा ने लूट लिया था। इसमें इनके सहयोगी जो थी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार। ध्यान रखिएगा, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार। ऐसा बोला जाता है साथियों कि भारतीय महिलाओं में प्रीतिलता वाडेदार पहली ऐसी महिला थी जिसने पहली बार किसी अंग्रेज को झन्नाटेदार तमाचा लगाया था, मतलब झापड़ मारा था इसने, प्रीतिलता वाडेदार ने। प्रीतिलता वाडेदार जो है अपने समय जब पढ़ाई कर रही थी तो ये जो है पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी में जो है इनको गोल्ड मेडलिस्ट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान जो है यूनिवर्सिटी में जो है एक बड़े अंग्रेज अधिकारी क्या जड़ दी? तमाचा जड़ दी थी, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ने भी इसमें भाग लिया था। अब देखिएगा साथियों, जो काकोरी कांड की जो घटना हुई थी
उसमें जो है सभी को जो है फांसी दे दिया गया था। उसमें अकेले जो है चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए थे, बच के भाग गए थे। फरार चंद्रशेखर आजाद बेसिकली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वो जो है इलाहाबाद में आकर के छुप गए थे। तो इलाहाबाद में छुपे होने की जो जानकारी है, कुछ गोपनीय जो लोग थे, मतलब अंग्रेजों के चाटुकार, उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ छुपे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद छिपे कहां पर थे मालूम है? इलाहाबाद में मतलब जो वर्तमान प्रयागराज है, प्रयागराज में एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, उस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जो है छिपे हुए थे और यहीं पर जो है उन्होंने स्वयं अपने गन से जो है अपने कनपट्टी में क्या चला लिया था जी, बंदूक चला लिया था कि मतलब मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं मरूंगा, और वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं अल्फ्रेड पार्क में। आज भी उनकी बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर स्थित है। ठीक है, और उनका गन भी जो है इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। एक गन जो उस समय यूज करते थे चंद्रशेखर आजाद, आज भी वहां रखा है। देखिएगा, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 31 को हुई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, कब जी, ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जो है सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों जो है एक साथ इनको फांसी दे दिया गया था, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। उसके बाद देखिएगा, फ्रांस के जो पेरिस शहर था, फ्रांस का जो पेरिस शहर है, वहां भीकाजी कामा ने क्या किया था जी, तिरंगा फहराया था और इनको क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। इनको क्रांतिकारियों की मां बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारियों की मां किसे कहते हैं? तो भीकाजी कामा को, जिन्होंने पेरिस में जो है तिरंगा लहराया था। साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भगत सिंह का शहीद स्मारक कहां पर है? साथियों ध्यान रखिएगा, भगत सिंह जो थे पंजाब के रहने वाले थे और इनका जो स्मारक है फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर मतलब पंजाब, पंजाब के फिरोजपुर में इनका स्मारक है, स्थित है आज भी। साथियों देखते हैं अब अपन श्रम संगठन से संबंधित जो कुछ उस समय संगठन बन रहे थे। कम्युनिस्टों का भी दबदबा बढ़ रहा था, तो कम्युनिस्टों को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय अंग्रेज शासन में क्या क्या प्रयास किए थे, आइए उसके बारे में भी देखते हैं अपन। पहला देखिएगा, कारखाना अधिनियम जो है, दो कारखाने अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आया बाद में, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहला जो कारखाना अधिनियम है 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में आया था जी, पूछा जाता है। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया, रिपन के काल में। 1891 में जो है दूसरा कारखाना अधिनियम आया, किसके काल में जी, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। देखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। यह बाल श्रम से संबंधित था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। कितना उम्र लिखा है जी, 7 वर्ष। 7 वर्ष से जो नीचे है, मतलब देखिएगा, अंग्रेज 7 वर्ष के बच्चे से भी काम कराते थे। 7 वर्ष से नीचे के लोग उस काम नहीं करवाना है, लेकिन जो 7 वर्ष हो गया है उसको काम करवाते थे ये लोग। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की अधिकतम 9 घंटे अवधि होगी, कार्य अवधि, मतलब 9 घंटे काम ले सकते हैं। 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनसे 9 घंटे काम लेते थे अंग्रेज। उसके बाद देखिएगा 1891 में ये जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, अच्छा यहां लिखा है, ये गलत लिखाया है, इसको देख लीजिएगा। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के घंटे तय किए गए। ठीक है, ये इसमें मेन यही था, स्त्रियों के लिए काम के जो घंटे हैं उसको तय किया गया था। अब देखिएगा, बॉम्बे हैंडमेल जो एसोसिएशन था उसका गठन जो है एनएम लोखंडे के द्वारा 1890 में किया गया था। इसके बारे में हम पहले भी हमारी इसमें चर्चा हो चुकी है। मद्रास टेक्सटाइल यूनियन वीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया गया, यह प्रथम ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन था। उसके बाद एटक की स्थापना हुई थी। एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा, भारत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। साथियों ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट आईएमपी है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन कानपुर, इसकी अध्यक्षता जो है सिंगार वेलू चेट्टियार के द्वारा की गई थी।
कानपुर षड्यंत्र 1924 में साम्यवाद के प्रचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे डांगे और जोशी। मेरठ षड्यंत्र 1929 में साम्यवाद प्रचार डांगे, जोशी, ब्रांडले, हरिश्चंद्र, स्टेट, हंसीचंद, ये जो थे मेरठ षड्यंत्र में भी ये लोगों ने क्या किया था जी, इनके ऊपर अंग्रेज जो थे कार्यवाही किए थे। अब देखिएगा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 आया, मतलब ये एक्ट लाया था कि इनके लिए कम्युनिस्टों के बढ़ते दबाव को दबाने के लिए जो है, बढ़ते मतलब प्रभाव को दबाने के लिए एक्ट लाया गया था। देखिएगा कम्युनिस्टों के असर को कम करने के लिए एक विटले कमीशन भी जो है भारत भेजा गया था। विटले कमीशन भी किससे संबंधित था जी, मतलब ये कम्युनिस्ट जो थे उनका दबाव क्या था, प्रभाव जो था भारत में बढ़ रहा था, उसको दबाने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा किया गया था। साथियों, तो आज जो हमारा क्लास था पूर्णतः जो है भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर मतलब आधारित था, और क्रांतिकारियों की उतना ही योगदान है देश को आजाद कराने में जितना कि कांग्रेस पार्टी का है। लगभग दोनों ही संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो है लड़ाई लड़ी है देश को आजाद कराने के लिए। तो साथियों, जो क्रांतिकारी जो विचारधारा थे उनसे संबंधित जो है कैसे कैसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते थे। साथियों, अभी हम अपन आगे की स्लाइड में जो है इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस ए, ऑप्शन बी है वीडी सावरकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी भगत सिंह। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने जो है अभिनव भारत का गठन किया था। और कहां पर किया था जी? महाराष्ट्र में। मराठी थे वीर सावरकर, ध्यान रखिएगा। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अच्छा, जगह फिर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल और डी महाराष्ट्र। अभी मैं 1 मिनट पहले ही बताया, ये महाराष्ट्र में किया गया था क्योंकि सावरकर जो थे महाराष्ट्र क्षेत्र के रहने वाले थे। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। बारिंद्र कुमार घोष किस क्रांतिकारी संगठन से संबंध रखते थे? ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी व्रती समिति, डी साधना समाज। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। इसकी शुरुआत में स्थापना जो है पी मित्रा के द्वारा किया गया था, बाद में जो है बारिंद्र कुमार घोष ने जो है इस संगठन को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बताइए साथियों, क्या है इसका सही आंसर? 1920, 1924, 1928 और 1930। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1924। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925। लखनऊ सहारनपुर मार्ग डाउन लाइन पे जो है क्या बोलना चाहिए, एक ट्रेन को जो है लूटा गया था हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। इसमें अंग्रेजों का बहुत सारा सामान जो है जा रहा था, जिसमें असला बारूद भी शामिल थे। तो देश की आजादी के लिए जो है इनको असला बारूद, तमाम प्रकार के कुछ सोने चांदी भी इनमें रखे हुए थे। तो इनकी पूरी संपत्तियों को जो है लूटा गया था, जिसमें अपन 2-3 क्रांतिकारियों का नाम अपन पढ़ चुके हैं, रोशन लाल, राजेंद्र लाहाड़ी, है ना। तो ये लोग जो है इसको लूटे थे। ठीक है, 1925 की घटना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? कौन बच के निकला था जी, बताइए। सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लिखा है, ममंथ नाथ गुप्ता। ये तीनों तो इससे संबंधित ही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है इस घटना से जुड़े थे, जो कि भाग गए थे। बाद में जो है मुखबिर की सूचना पर अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने क्या किया था जी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको घेर लिया था और इन्होंने अपने ही गन से अपने सिर पे गोली मार ली थी।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे बी आर अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। बताइए भाइयों इसका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में जो है फांसी दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा बोला था? चटगांव आर्मरी रेड, मतलब चटगांव जो था पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में था। कौन थे चटगांव से लूटने वाले? ए जो है लक्ष्मी सहगल, बी सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे एम सेनगुप्त। साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो शस्त्रागार को लूटने में जो योगदान दिया था वो थे सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी भाई बताइए? बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जतीन दास। जतीन दास की जो है मृत्यु जेल में हुई थी भूख हड़ताल के कारण। 63 दिन तक ये भूखे थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बरदुल्ला, बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल। ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा इज करेक्ट आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन था जिसने गदर पार्टी स्थापित किया था? ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह और डी बरकतुल्लाह। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा उत्तरी अमेरिका में की गई थी और इसने गदर पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? बताइए इसका आंसर। ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी रामाबाई एंड भीखाजी रुस्तम कामा। साथियों ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, भीखाजी रुस्तम कामा इसका सही आंसर है। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज था या एक सेना की टुकड़ी थी? साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है यह एक पानी जहाज था कामागाटा मारू, जो कहां जा रहा था जी? कनाडा जा रहा था। इसके मेन जो वहां पे रुकने नहीं दिया गया था, तो मेन जो गुरुदत्त सिंह जो थे उन्होंने विरोध कर दिया था इसका। साथियों अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? अफगानिस्तान में, वर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? बताइए इनका जन्म कहां हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक। साथियों ध्यान रखिएगा, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन छोड़ने के बाद जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? साथियों मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप मुझे देंगे। साथियों ये जो हमारा क्लास था आज भारत में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को लेकर के समर्पित था, जिससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, बाकी हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में जो है अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।